नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे आपको क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत और मौजूदा समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किया चुनाव प्रचार। बस्तर में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर बोला जोरदार हमला। प्रधानमंत्री ने चंद्रपुर में कहा, स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच कांग्रेस का यह चुनाव कांग्रेस को बताया समस्याओं की जननी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रैली कर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को घेरा। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में संभाली प्रचार की कमान। योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र में एनडीए के लिए मांगे वोट। मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। न्याय पत्र को बताया सशक्त भारत का ब्लूप्रिंट। राजस्थान के सीकर में सचिन पायलट ने किया प्रचार। ममता बनर्जी ने भी टीएमसी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच समझौता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर दोनों पार्टियां 3-3 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। ऊधमपुर, जम्मू और लद्दाख से कांग्रेस, तो वहीं अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ठोकेगी ताल। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बस्तर में कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। वहीं प्रधानमंत्री ने चंद्रपुर में इस चुनाव को स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव बताया। अपनी चुनाव प्रचार मुहिम को और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पहुंचे। बस्तर और चंद्रपुर की विशाल जनसभाओं में पीएम ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर इंडी गठबंधन को भी खूब आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उमड़े विशाल जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने जनजातीय कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने कहा कि वो खुद गरीब परिवार से आए हैं, इसलिए उन्हें गरीबों की जरूरत का पता है। पीएम ने मुफ्त टीका, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत और जनऔषधि योजना जैसे प्रयासों से आम जनता को बड़े पैमाने पर हो रहे लाभ का भी उल्लेख किया। कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचार पर घेरते हुए पीएम ने गारंटी दी कि जनता का पैसा लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। प्रधानमंत्री ने रामनवमी को लेकर अयोध्या और देश भर में फैले उल्लास का भी जिक्र किया। बस्तर और चंद्रपुर दोनों ही जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का विरोध करने पर कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को जमकर लताड़ा। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए
किसी भी हद को पार कर सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अड़ंगा कौन लगाता था? अड़ंगा कौन लगाता था? कोर्ट में किस पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे? कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर पर फैसला न सुनाए? किस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का बहिष्कार किया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में केंद्र की जनकल्याण योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को ही हुआ है। देश के विभाजन, कश्मीर समस्या, तुष्टीकरण के लिए आतंकियों को संरक्षण और लाल आतंक जैसी समस्याओं को पैदा करने के लिए पीएम ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि आज देश में लाल आतंक का दायरा सिमटता जा रहा है। पीएम ने कहा कि जिस गढ़चिरौली की पहचान नक्सलवाद से थी, आज उसे विकास के लिए जाना जाता है। पीएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव को स्थिरता बनाम अस्थिरता का चुनाव बताया। एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है। बस्तर और चंद्रपुर दोनों ही जनसभाओं में पीएम ने 10 साल के अपने कामकाज का हिसाब भी दिया और इंडी गठबंधन की नीतियों और नीयत पर सवाल भी उठाए। दशकों से चली आ रही देश की बड़ी समस्याओं का इलाज, गरीबों का जीवन आसान बनाने और देश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने की गूंज पीएम के संबोधन में साफ सुनी गई। बस्तर से धीरज और चंद्रपुर से शिशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार धुआंधार प्रचार जारी है सभी पार्टियों की तरफ से और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलीज कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ चुके हैं और ज्यादा हम यही जो समीकरण है, यही जो चुनावी लड़ाई है, इसी पर बातचीत उनसे करेंगे। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धुआंधार प्रचार और जिस तरह की जो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री ने जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया है, उन पर हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो इस बार का चुनाव है, स्थिरता बनाम अस्थिरता का चुनाव है। किस तरह की चुनावी लड़ाई आप देखते हैं, जबकि एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों में जो गठबंधन है वो भी बदले हैं और समीकरण भी बदले हैं? बिल्कुल रमा जी, जो हालत अभी देख रहे हैं, जहाँ भी इंडी गठबंधन की बात हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल का भी आप हालत देख लीजिए, कहीं भी कोई जॉइंट कैंपेन नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, पहला चुनाव चरण आ रहा है अप्रैल 19 को। अभी तक उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई जॉइंट रैली तक नहीं हुआ है और कई कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं और बड़ा चीजें स्पष्ट नहीं है एक तरफ। दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री की लगातार कैंपेन एकदम फुल स्पीड में, टॉप गियर में आ चुका है और साथ में जो सीट अलायंसेस कर दी है वो सब हो गया है, कैंडिडेट्स की घोषणा भी हो गई है। तैयारी से लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए का जो तैयारी है वो थोड़ा टॉप गियर में है। और यहाँ पे इंडी अलायंस पे तो बड़ी बात सवाल है कि अलायंस बना या ना बना, क्या समझौता हुआ है और आपस पे कई इश्यूज पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र ये कर दी है, बाकी पार्टीज अभी कर नहीं रहे, तो कोऑर्डिनेशन एक तरफ बिल्कुल ही नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए, सारे अलायंसेस जो अलायंस है, बीजेपी के जितने घटक दल है, सारे मतलब एक मोड पे आ चुके हैं, यानी इलेक्शन मोड पे आ चुके हैं। पीएम जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जहां इंडिया कैंडिडेट्स हैं, बाकी पार्टीज कैंडिडेट उनको भी वहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और जो मुद्दे बड़े साफ है कि पिछले 10 साल के बड़े फैसले, विकास और आगे 10 साल में जो रास्ता भारत अपनाएगा विकसित भारत के लिए, और जो बात बार बार पीएम कह रहे हैं कि 100 दिन में जैसे ही नया सरकार आएगी, 100 दिन में जो बड़े फैसले ले जाएंगे, उस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी
बड़ा कैंपेन शुरू होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज भी भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें सामने रखी है। समाज जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं, लेकिन उसी भ्रष्टाचार को लेकर जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो कई तरह की आशंकाएं भी जताते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि जो एनडीए गठबंधन है, अगर प्रचार कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, तो इसमें आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। इंडी गठबंधन ये क्यों पिछड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, मतलब एक मजबूरी से तो एक आगे, लेकिन जो केमिस्ट्री जो बनना था वो केमिस्ट्री अभी बना नहीं। वो अखिलेश यादव कीजिए या मतलब अखिलेश यादव भी देख रहे हैं कि भाई राहुल जी से उनका भी कई चीज़ों पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। जॉइंट कैंपेन के लिए वो भी बड़े इच्छुक नहीं है, कह रहे हैं भाई पहले हम समाजवादी पार्टी के देखें। और समाजवादी पार्टी के अंदर भी कई बातें हो रही है, भाई कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। अभी देखिए, शिवपाल यादव जी ने बदायूं में एक चुनाव लड़ने को मना कर दिया था, वो चाह रहे हैं वो टिकट अपने बेटे को दिया जाए। रामपुर में कैंडिडेट चेंज हुए हैं। देखिए, कई जगह पे कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहा हूं जी। मतलब विपक्ष को लग रहा है कि भाई उनके सामने बहुत कुछ चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, और एक प्रकार से जॉइंट ये दिखा नहीं पा रहे जी। कहीं ना कहीं शेखर जी, जो निजी हित हैं वो लगता है कि आड़े आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या कुछ असर इन चुनावों में देखने को मिल सकता है? देखिए, वोटर के सामने जो विकल्प क्या है। देखिए, एक तो बीजेपी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की बात है, जो 10 साल में क्या हुआ है, क्या क्या उपलब्धियां हुई है और आगे जाके क्या क्या होने वाला है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ उनके लिए विकल्प के नाम पे उनको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को हम ना चुनेंगे तो और किसको चुनेंगे, किस नेतृत्व को हम सपोर्ट करेंगे, वो नेतृत्व हमारे लिए क्या ऑफर कर रहा है। देखिए, जो विवाद अभी शुरू हुआ है कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर, जो बातें कही गई है, जो प्रोमिसेस किया जा रहा है, क्या वो वाकई इंप्लीमेंट हो सकता है? कि क्या कांग्रेस के जो जितने बातें उसमें बाकी घटक दल उसको समर्थन करेंगे? और बंगाल ले लीजिए, बंगाल में तो ममता ने कांग्रेस को कहीं पे नहीं लिया है। और जो मुद्दे, कई मुद्दे पर देखिए बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चुप है, और कांग्रेस का बार बार वही पुराने फॉर्मूले पे जाना, भाई जाति के आधार पर सेंसस कराना, या मतलब हम ये करेंगे, ऐसी भी घोषणाएं हैं जिसको लेकर लगता है कि इतनी धनराशि क्या इस देश में है, आप सब हर परिवार को 1 लाख दे देंगे। तो ऐसे भी प्रोमिसेस है जिसको लेकर वोटर के मन में आशंका आता है, क्या ये वाकई ये जो बातें कह रहे हैं ये क्या कोई इंप्लीमेंट हो सकता है? क्यों ऐसी वादे किए जा रहे हैं जो आपको पता है कि जमीन पर नहीं होगा? इंप्लीमेंटेशन की शेखर जी आपने बात की है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जिनमें फ्री बीज की बात थी, जिनमें इस तरह की रेवड़ियां बांटने की बात थी, वहां पर जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में खुद ही इस बात की तस्दीक की, उन्होंने खुद ही कहा कि जो विकास निधि है उसमें योगदान नहीं दे पाएंगे क्योंकि भार जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा भी अगर आप हिमाचल देख लीजिए, अगर आप पंजाब देख लीजिए, तो ये जो राजनीति है कि वायदे करके वोट बैंक हासिल करें, चाहे किसी भी दल हो, सभी दल वायदे करते हैं और सभी दल थोड़ा बहुत इस तरह की बातें करते हैं। क्या इस बार वोटर के मन में आप लगता है कि जागरूक है मतदाता, इस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा, इसका भी जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां भी कई वादे किए गए थे, लेकिन वोटर ने उसको माना नहीं। वोटर को लग रहा था कि ये सारे चीजें कांग्रेस बस इलेक्शन की कारण ये कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें बीजेपी ने कहा, जो बातें प्रधानमंत्री ने रखा, जो बात को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बीजेपी की बात, उस पर लोगों को विश्वास ज्यादा है। मैं उदाहरण के दे रहा हूं, देखिए हिमाचल चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इतनी बातें की गई थी। अब देखिए, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है 2024 चुनाव में, ओल्ड पेंशन की एक उसकी कुछ मेंशन ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है उस पर। इसका मतलब है कांग्रेस को भी महसूस हो रहा है भाई बड़े प्रोमिसेस हम कर देंगे लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं केवल वोटरों को, और वोटर में भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को आप लुभाना चाहते हैं, भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो हर जो समस्या देश के सामने है, उस समस्या कांग्रेस के समय में भी था, उसको लेकर कांग्रेस ने क्या क्या, ये बात जो बीजेपी उठा रही है
हर मैं देख रहा हूँ रमा जी, देखिए अब कच्ची तुई की बात इतनी क्यों हुई जी? इसलिए हुई जब वो द्वीप दिया गया था उस समय शासन में कांग्रेस शासन दिल्ली में थी और डीएमके तमिलनाडु में, लेकिन उसको कभी जिक्र नहीं करते। बार बार पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ रहे थे भाई कच्ची द्वीप के वापस ले आएंगे, हमारे मछुआरों को कब ये देंगे। इसीलिए तो ये आरटीआई का सारा ये आया, जिसपे पता चला भाई दिए तो इन लोगों ने, लेकिन सवाल पूछ रहे प्रधानमंत्री से जी। और तो देखिए ये बार बार ये आरोप भी लगता है बीजेपी पर, देखे इतनी बड़ी सेंसिटिव है हमारी विदेश नीति, उसको क्यों इलेक्शन में ला रहे हैं? भाई आप ही का ही ये डिमांड है ना ऑपोजिशन का, डीएमके तमिलनाडु में इसी को मुद्दा कई सालों से बना के रखे। देखिए जब फैक्ट सामने आता है तब बड़ा क्लियर होता है भाई जिस समस्या का मूल कारण इन लोगों का फैसला है उस पर चुप्पी साध कर ये मुद्दे उठाते। बिल्कुल, एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ भी मामला है। शेखर जी आप बने रहे हमारे साथ, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में हम ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज, रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश और जनादेश में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। साथ ही बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल 24 की चुनौती के लिए कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रचार किया। जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में रामपुर और बिजनौर में, तो वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा, पहले लोगों को बांट कर वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद सिर्फ विकास की राजनीति होती है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में चुनावी प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने नमक्कल में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सबसे ऊपर है, जबकि देश की 140 करोड़ जनता पीएम मोदी और भाजपा का परिवार है। रायबरेली और अमेठी से अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने पर तंज कसते हुए अमेठी से भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अंदर ही कलह चल रही है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि एक महिला नेता को पार्टी की कमान दे दी जाए। मोदी जी ने राजनीति का परिभाषा बदल दी, राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, अब अगर है तो विकासवाद की राजनीति है। कांग्रेस और डीएमके इनके लिए फैमिली फर्स्ट है, लेकिन एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। वर्धा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर आतंकवाद की कमर तोड़ दी। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा, असम और नॉर्थ ईस्ट का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में कई जगहों पर प्रचार किया। बागेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के साथ साथ सारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वो काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। जो भी मोदी जी का वादा है, बीजेपी सरकार का जो भी वादा है, वो हकीकत में होने वाला ही है, हो रहा है, आगे भी होगा। आने वाले समय में मोदी जी ने कहा है कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। सारी अच्छी सड़कें बन जाएंगी, अच्छे स्कूल बन जाएंगे, अच्छे अस्पताल बन जाएंगे, अच्छी रेलें हो जाएंगी, जिसकी अभी शुरुआत हो गई है। वंदे भारत जैसी एक्सप्रेसें शुरू हो गई हैं, अच्छे रेलवे, अच्छे रोपवे, अच्छी हवाई सेवाएं, चारों तरफ स्वास्थ्य सेवाएं सब अच्छी होने वाली हैं। वहीं भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने भी तमिलनाडु में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देने की अपील की। चेन्नई में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु के लोगों के प्रति विशेष स्नेह है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में अशोक तंवर के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार बिप्लब कुमार देब के लिए चारिलम निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया। मेरठ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने असौरा गांव में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की शानदार जीत का दावा किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो चुनाव प्रचार अभियान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो वहीं आरजेडी, डीएमके और आप के नेता भी वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम से जुटे हैं। इसी बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बताया कि उधमपुर, जम्मू और लद्दाख से कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पीडीपी के साथ गठबंधन की उम्मीद पर पानी फिर गया है। उधमपुर की सीट, जम्मू की सीट और लद्दाख की सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शहडोल और सिवनी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर न्याय पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सशक्त भारत के लिए हमने एक ब्लूप्रिंट पेश किया है। वहीं केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीकर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा, आज एक बदलाव की लहर है और राजस्थान में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। हमारा पहला कदम, जैसे हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। कांग्रेस इज गोइंग टू, यूडीएफ इज गोइंग टू स्वीप केरला इन देयर सीट्स एंड वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन सेंटर आल्सो दिस टाइम। इंडिया अलायंस विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन सेंटर। कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि जब परिणाम 4 जून को आएंगे तो इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी चिंतित है, इसलिए कोशिश कर रही है कि विपक्ष की पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, कांग्रेस के लोगों को जोड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव और किसान की अनदेखी की जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार तेज कर दिया है। बांकुरा में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा कि रोजगार और अन्य मुद्दों पर सरकार विफल साबित हुई है।
उधर दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से मनोज धनोहर के लिए चुनाव प्रचार किया। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने असम के लोगों से ढेर सारे वादे किए, लेकिन हर वादा जुमला साबित हुआ। कई लोग यहाँ एमपी लगातार जीत के जाते रहे, एनडीए के ऊपर से नीचे एनडीए के लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा बिहार आ गया गरीब है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी लाचारी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार आज तो आई नहीं है। अगर उन्हें वास्तविक तौर पे महिलाओं के लिए काम करना होता, गरीबों के लिए काम करना होता, तो उन्हें चुनाव का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? वो पहले ही कर सकते थे। आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। संजय सिंह, गोपाल राय और संदीप पाठक ने कैंपेन की लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की कैंपेन का नाम जेल का जवाब वोट से है। उधर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने धनपुरी में चुनाव प्रचार किया और इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएस शर्मिला ने मैदुकुरु निर्वाचन क्षेत्र में जाकर प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो धुआंधार प्रचार एनडीए इंडी दोनों गठबंधनों का, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़े हुए हैं। शेखर जी, हमने देखा जो चुनाव प्रचार है वो सभी दल लगातार कर रहे हैं और दोनों ही गठबंधन कर रहे हैं, और सभी दल एक दूसरे गठबंधन के लोगों के चुनाव प्रचार को केवल चुनावी शिगुफा बता रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं और आपको हकीकत में क्या दिखाई देता है? देखिए, विलंब से हम देख रहे हैं विपक्ष कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक इस चुनौती को सामना करे। कई नेता निकले हुए हैं, कई कैंपेन में हैं, मैदान में हैं। कैंपेन तो हो रहा है, मीटिंग्स हो रहे हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव वो बनाना चाहते थे पहले से ही, एक विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव, उसमें अभी भी नहीं लगता है कि कोई नैरेटिव बन पाया है। वो सबसे बड़ा वही है कि भाई ऑपोजिशन सक्षम है, कॉन्फिडेंट है, सर अगले सरकार बनाने के लिए जो दावा पेश कर रही है वो लोगों की पूरी सपोर्ट मिलेगी, ये कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है विपक्ष के नेताओं से। ये जो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है शेखर जी, इसकी वजह बिखराव भी दिखाई देती है क्या? अब आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, लद्दाख के साथ अब मिलाकर जो 6 सीटें होती हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हो गई हैं इस वक्त, उनमें भी जो इंडी गठबंधन है, पीडीपी को पीछे छोड़ दिया, पीडीपी को उन्होंने साथ में लिया ही नहीं है, जबकि पहले गुपकार बनाया था, वो भी बीच में टूट गया था। तो ये जो बिखराव है, अलगाव है, यही कॉन्फिडेंस ना होने का कि जनता का, क्योंकि जनता भी सब देख रही है, इसका एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल, देखिए पहले गुपकार अलायंस होता था, भाई हम सब एक है, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सब, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बात बन नहीं पाई। फिर जाके कांग्रेस के साथ हुआ है, ये 3 लड़ेंगे, वो 2 लड़ेंगे, इस तरह की बातें हुई है। और देखिए सबसे पे जो शुरू से हमें जो लग रहा है कि जो केमिस्ट्री हो, देखिए चुनाव में क्या होता है, एक है गणित, मतलब हर पार्टी का जो वोट बेस होता है उसका गणित। दूसरा होता है लोगों के साथ जो केमिस्ट्री, एक रसायन का भी बड़ा रोल होता है कि देखिए किस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों के साथ जी, जो बातें आप रख रहे हैं वो किस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर अलायंस बना रहे हैं, उस अलायंस की केमिस्ट्री क्या है, अगर उस टेस्ट को अगर अप्लाई करेंगे जो केमिस्ट्री टेस्ट, तो उस केमिस्ट्री टेस्ट में लग रहा है कि भाई गठबंधन तो बन लिया, सीटें भी एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन जिस तरह होना था वो नहीं हो रहा है, और इसे और ज्यादा समय भी नहीं है। देखिए जैसे पहला चरण शुरू होगा, उसके बाद लगातार एक के बाद एक चरण होता जाएगा, लेकिन किस तरह ऑपोजिशन, ठीक है ऑपोजिशन पहले से ही काफी कोशिश कर रही है, नहीं है कि ऑपोजिशन कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी देखिए आज एक मांग आ रही है भाई ऑपोजिशन की तरफ से कॉमन एजेंडा होना चाहिए, एक कॉमन एजेंडा ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए। ये बात आज आम आदमी पार्टी ने भी रखा है जी। क्योंकि जब पार्टी के सामने एक गठबंधन के रूप में जा रहे हैं तो कुछ तो कॉमन चीज होनी चाहिए, लेकिन अगर हर गठबंधन के हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र रखेगी तो कॉमन पॉइंट क्या रहेगी? और उसका जवाब ये है भाई सरकार जब बन जाएगी तब जाके हम एक कॉमन प्रोग्राम रखेंगे, जैसे पहले यूपीए का कार्यकाल में हुआ था। तो ये सारी चीजें, लेकिन देखिए सामने जो बात यही है, मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्सेस क्या है,
बिल्कुल यही पीएम मोदी वर्सेस ये जो जब और तब का इंडी गठबंधन है, यही सबसे बड़ी आप जिस तरह से आप बता रहे थे कि चाहे कोऑर्डिनेशन की बात हो, चाहे प्रचार की बात हो, चाहे मुद्दों की बात हो, थोड़ा सा कहीं पीछे हटता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम राहुल गांधी का हमने देखा स्टेटमेंट, उन्होंने बताया कि विकास का ब्लूप्रिंट हमने एक रखा है। तो क्योंकि आप पूरा चुनावी साइंस बता रहे हैं तो इसमें भी हम इस रसायन को आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी को उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है। जेपी नड्डा ने आज कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति से विकास की राजनीति पर लेकर आए हैं बीजेपी, इसलिए लोगों को विश्वास जो है वो हासिल हो रहा है। किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा गुणागणित है या पूरा जो ये केमिकल कॉम्बिनेशन है, कंट्रास्ट इसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए दो बातें कह जा रही है कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर। एक ऐसे वादे हैं जिस वादे को लेकर इतनी फाइनेंशियल कमिटमेंट होगी, वो धनराशि कैसे जुटाएंगे उसका कोई रूपरेखा या कोई रोड मैप नहीं। और दूसरी बात, और जैसे अपनी जो कांग्रेस की जो कोर वोट बैंक जिस वर्ग की वो मानती है कि कांग्रेस की कोर वोट बैंक, उनको लुभाने के लिए कार्यक्रम है। और कई ऐसी बातें की जा रही है जैसे EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो आरक्षण की बात हुई थी, मोदी सरकार ने 10% रखा उन जनरल कैटेगरी के लिए जो बाकी किसी कोटा में नहीं आते। अब कांग्रेस की तरफ से घोषणा हुई है कि भाई हम ये 10% कोटा सबके लिए खोलेंगे, यानी जिनका आरक्षण ऑलरेडी है वो भी इसमें शामिल होंगे। जो गरीबी के कारण जो लोग और किसी में नहीं आते, जैसे वो अल्पसंख्यक में भी है जो किसी और आरक्षण में नहीं आते, उनके लिए जो था वो भी उन्होंने कह दिया भाई उस पर भी हम एक्सपेंड करेंगे। और बार बार ये बात जी की है जिसको लेकर मुस्लिम लीग की छाप है करके जो मतलब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बार बार उसी बात की जा रही है, भाई अल्पसंख्यक का ये करो, हम मेजोरिटेरिज्म के खिलाफ है। मतलब जो सर्व समाज को लेकर जो सोच होनी चाहिए कांग्रेस को, वो सोच उस मैनिफेस्टो में दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा है स्टेटमेंट में, दोनों ही जो गठबंधन है उनके नेता हैं वो एक दूसरे पर विभाजनकारी जो नीति है उसका आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक जो प्रमुख फैक्टर है ये इन चुनावों में बनकर उभरेगा जब हम बात करते हैं वोट बैंक बनाम विकास की राजनीति? देखिए वो नहीं, विकास की राजनीति, देखिए कांग्रेस भी विकास की बात करती है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई हम सर्वे कराएंगे, हर कंपनी पे पूछेंगे कितने लोग किस कम्युनिटी से हैं। जो राहुल गांधी के जितने भाषण में आप देखिए, अगर कांग्रेस सत्ता पे आएगी तो सर्वे कराएंगे, जितने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने कंपनियां हैं, उसमें हम सर्वे कराएंगे किस जात के लोग मालिक है, किस जात के लोग कर्मचारी है। देखिए ये सारे चीजें, देखिए जो ये सब कोई आर्थिक बदलाव लाने की बात नहीं है। ये सब फिर वही जात ये वो उसमें करके फिर आप आर्थिक जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, अगर उस डेवलपमेंट में ये चीजें लाएंगे, क्या देखिए कोई भी जो व्यवसाय कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। अब देखिए बड़ी जो घोषणा हुई है कांग्रेस ये में, मोदी सरकार ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मतलब एक स्कीम लाई है। अगर आप उत्पादन बढ़ाएंगे आप तब आपको टैक्स छूट मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे कुछ ये मिल सकती है। ऐसे वहां पे इन्होंने कह दिया भाई हम उसको ये कर देंगे, रिजेक्ट करके दूसरा स्कीम लाएंगे जिसपे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम होगा। मतलब कितने रोजगारी आप दे रहे हैं उतनी उसी हिसाब से होगा। अब बताइए कोई भी जो व्यवसाय कर रहा है, कोई फैक्ट्री खोल रहा है, वो अपना प्रोडक्टिविटी देकर ही वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, उसकी जितनी जरूरत है उतना लेबर एम्प्लॉय करेगा। आप उन पर कहेंगे भाई आप लेबर की प्राथमिकता दो, लेबर को पहले लो फिर जाके अपना धंधा देखो, ये क्या प्रैक्टिकली हो सकता है? कोई भी बिजनेस करे, कोई भी ट्रेड करे, कहीं ना देखिए ऐसी चीजें जो है कोई प्रैक्टिकल नहीं है, जिससे और विवाद खड़ा होगा, कोई कोर्ट को जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसी एक सरकार लाती है कानून, क्या उसको सब स्वीकार करेंगे? वो अपना धंधा बढ़ाने की सोचेंगे या इस तरह की जो राजनीति से प्रेरित जो घोषणाएं है उसको इंप्लीमेंट करने में क्या ट्रेड पूरा आपको कोऑपरेट करेगा, इंडस्ट्री कोऑपरेट करेगा क्या? बिल्कुल, आपसी चुनौती के साथ साथ जो दावों पर खरा उतरना है ये भी एक बड़ी चुनौती है, और जो आम जन है उसके सामने भी एक बड़ी जो है एक बड़े कैनवस पर सोचने के लिए एक मैदान है कि किस तरह के जो मुद्दे हैं, किस तरह का चुनाव है और किस तरह से वो आगे बढ़े। शेखर जी, आपने इतने विस्तार से जो है तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाला, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।
और भारतीय चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करके सभी को ये संदेश दिया है कि आप एक हैं, बाहर निकलें, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चुनावी राजदूत बने और आइए एक साथ चुनाव का पर्व मनाएं। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। तो मतदान एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ताकत के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य संवारने के लिए भी इस जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है और इसीलिए चुनाव आयोग लगातार कदम उठा रहा है कि सब अपनी जिम्मेदारी को समझें और मतदान के, लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो जनादेश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हम छोड़ जाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ और उससे आगे देखेंगे आप चुनावी चक्करलस निखिल सिंह के साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रोचक तथ्य और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।